इतिहास का एक ऐसा पन्ना जिसने हमारी पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम प्रथम विश्व युद्ध की गहराई में जाने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई एक आम युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसी वैश्विक उथल-पुथल थी जिसके झटके आज तक महसूस किए जाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस बात की तह तक चलते हैं कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से 5 हिस्सों में बटी होगी। हम बात करेंगे युद्ध के विशाल पैमाने की, इसके कारणों की, ट्रेंच वॉरफेयर यानी खाइयों की उस खौफनाक सच्चाई की, इसमें भारतीय सेना के अहम योगदान की और आखिर में इसके वैश्विक प्रभावों की। तो चलिए, पहले खंड से शुरुआत करते हैं, युद्ध का पैमाना। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि जिसे सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध कहा गया, वो असल में कितना विशाल था। जरा सोचिए, यूरोप के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुआ एक आपसी विवाद अचानक एक ऐसी ग्लोबल आपदा में कैसे बदल गया जिसकी आग अफ्रीका और मध्य पूर्व तक फैल गई। 7 करोड़, जी हां, एक बार फिर सुनिए, 7 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 7 करोड़ सैनिकों को इस विनाशकारी युद्ध की भट्ठी में झोंक दिया गया था, जिनमें से 6 करोड़ तो सिर्फ यूरोप से ही थे। और इसका नतीजा, लगभग 90 लाख सैनिकों और 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बेगुनाह नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। सच कहें तो यह महायुद्ध इंसानी तबाही का एक ऐसा मंजर था जिसकी उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अब आते हैं दूसरे खंड पर, कारण और शुरुआत। आखिर वो कौन सा बारूद था जिसने इतनी बड़ी तबाही की नींव रखी? दशकों से चल रही साम्राज्यवादी होड़ और उग्र राष्ट्रवाद ने यूरोप में एक ऐसा अलायंस सिस्टम या कहें कि गठबंधन प्रणाली तैयार कर दी थी जो असल में खतरनाक मकड़जाल की तरह था। इसने पूरे महाद्वीप को 2 हथियारों से लैस गुटों में बांट दिया था। मतलब, अगर एक देश का किसी से विवाद हुआ तो वो तुरंत अपने साथी देशों को भी युद्ध की आग में खींच लाएगा। और देखते ही देखते दुनिया बिल्कुल 2 साफ और शक्तिशाली खेमों में बट गई। एक तरफ थीं केंद्रीय शक्तियां यानी सेंट्रल पावर्स, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया शामिल थे। और उनके ठीक सामने खड़ा था मित्र राष्ट्रों यानी एलाइड पावर्स का विशाल गुट, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली थे और बाद में अमेरिका और जापान भी इनके साथ जुड़ गए। लेकिन वो चिंगारी क्या थी? जून 1914 में सरायेवो में हुई आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनैंड की हत्या। बस इसी एक घटना ने बारूद के इस ढेर में आग लगा दी। इसके बाद तो कूटनीति एकदम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जुलाई में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को अल्टीमेटम दिया। अगस्त आते आते जर्मनी और ब्रिटेन युद्ध में कूद पड़े और अक्टूबर तक ओटोमन साम्राज्य की भी एंट्री हो गई। मतलब महज कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दुनिया पूर्ण युद्ध की आग में जल उठी। आगे बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ, ट्रेंच युद्ध की वास्तविकता। शुरुआत में लोगों में जो देशभक्ति का खुमार था ना, वो जल्द ही एक खौफनाक सच्चाई में बदलने वाला था। इसे समझने के लिए उस दौर की कविताओं को देखिए। युद्ध की शुरुआत में रूपर्ट ब्रूक और लॉरेंस बिनियोन जैसों की कविताओं में आपको सिर्फ राष्ट्रवाद और गौरव देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विल्फ्रेड ओवन और सिगफ्रिड ससून जैसे कवियों ने खाइयों की जो खौफनाक और अमानवीय सच्चाई दुनिया के सामने रखी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। युद्ध का वो महान भ्रम अब कीचड़ और खून में सनकर पूरी तरह टूट चुका था। खाइयों में फंसे उन सैनिकों की मौत को नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी ने और भी ज्यादा भयानक बना दिया था। इतिहास में पहली बार जहरीली गैसों का इस्तेमाल हुआ, जिससे बचने के लिए गैस मास्क लगाने पड़े। बख्तरबंद टैंक पहली बार मैदान में उतरे। मशीन गनों ने मिनटों में तबाही मचाई और समंदर के नीचे पनडुब्बियों या कहें यू बोट्स ने अपना मौत का खेल शुरू किया। ये युद्ध का एक बिल्कुल नया और बेहद क्रूर चेहरा था। और इसका मनोवैज्ञानिक असर कैसा था, जरा इस पर गौर कीजिए। पश्चिमी मोर्चे से एक भारतीय सैनिक ने अपने सेंसर किए गए खत में लिखा था, ये युद्ध नहीं है, ये दुनिया का अंत है। सिर्फ ये एक लाइन, ये एक पंक्ति उन सैनिकों के गहरे सदमे को बयां करने के लिए काफी है, जो अपने घर से मीलों दूर एक अनजान नरक में इस तरह का युद्ध पहली बार देख रहे थे। अब बात करते हैं चौथे खंड की, भारतीय सेना की अहम भूमिका। इतिहास के इस पन्ने में अक्सर अनदेखे रह जाने वाले भारतीय योगदान को समझना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। 13 लाख, जी हां, 13 लाख से ज्यादा भारतीय सैनिकों ने अपनी मर्जी से इस विश्व युद्ध में भाग लिया था। ये वो इंपीरियल स्ट्रेटेजिक रिजर्व था जिसने असल में ब्रिटिश साम्राज्य को ढहने से बचाया था।
युद्ध का रुख मोड़ने में इनकी भूमिका इतनी अपरिहार्य थी जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। और ये भारतीय सैनिक सिर्फ किसी एक मोर्चे पर नहीं लड़ रहे थे। इंडियन एक्सपेडिशनरी फोर्सेस ने फ्रांस की जमा देने वाली खाइयों से लेकर पूर्वी अफ्रीका, गैलीपोली और मेसोपोटामिया के तपते रेगिस्तानों तक लगभग हर प्रमुख युद्ध क्षेत्र में अपना अदम्य साहस दिखाया। लेकिन इस असीम बहादुरी की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। 74,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिक कभी लौटकर अपने घर नहीं आए। इनकी शहादत आज भी दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर है। वैसे इस युद्ध ने भीतर ही भीतर कई विद्रोहों को भी जन्म दिया था, जैसे 1915 का सिंगापुर विद्रोह। 5वीं लाइट इन्फेंट्री द्वारा किया गया ये विद्रोह मुख्य रूप से उन धार्मिक तनावों का नतीजा था जो दूर देशों में ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की वजह से पैदा हुए थे। अब हम पहुंचते हैं अपने 5वें और आखिरी खंड पर, युद्ध के बाद की दुनिया और इसका वैश्विक प्रभाव। युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन इसने आधुनिक दुनिया का नक्शा कैसे बदला? जब गोलियां चलनी बंद हुईं तो कागजों और संधियों का दौर शुरू हुआ, लेकिन इनकी शर्तें बेहद कठोर थीं। वर्साई की संधि ने तो जर्मनी की पूरी तरह से कमर ही तोड़ दी। वहीं 1920 की सेवर्स और 1923 की लॉजेन की संधियों ने पुराने ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े कर दिए। मध्य पूर्व की सीमाओं को तो जैसे मनमाने ढंग से खींच दिया गया, जिससे आधुनिक तुर्की और अरब देशों की रूपरेखा तय हुई। इस महायुद्ध के नतीजे बहुत भयंकर थे। 4 विशाल साम्राज्य, जर्मन, रूसी, ओटोमन और ऑस्ट्रो हंगेरियन, पूरी तरह से ताश के महल की तरह ढह गए। अरब भूमि पर मैंडेट प्रणाली थोप दी गई। इसी अफरा तफरी के बीच एक बहुत ही खौफनाक आर्मेनियाई नरसंहार हुआ, जिसमें 10 से 15 लाख लोगों की जान चली गई। और अगर हम भारत की बात करें तो युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा किए गए झूठे वादों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आग में मानो घी डालने का काम किया। इस पूरी ऐतिहासिक उथल-पुथल को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या सभी युद्धों को समाप्त करने वाले इस युद्ध ने वाकई दुनिया में शांति स्थापित की थी, या फिर इन मनमानी संधियों और अनसुलझे तनावों ने ही द्वितीय विश्व युद्ध और आज के मध्य पूर्व के संघर्षों के बीज बो दिए थे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।